नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुड्डा क्यों गए, खट्टर क्यों आए। दोस्तों, राज किसी का भी हो, स्थायी नहीं होता है। एक ना एक दिन किसी न किसी को जाना होता है और किसी न किसी को आना होता है। 2014 का वो साल था जब हरियाणा में हुड्डा राज खत्म हो गया और मनोहर लाल खट्टर का राज शुरू हो गया। अब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज जाने के क्या कारण रहे, इतिहास उनको किस तरीके से याद रखेगा, उन्होंने क्या गलतियां की, उन्होंने क्या खूबियां की। आज का वीडियो हमारा इस पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप हुड्डा साहब के समर्थक हैं तो भी, आप हुड्डा साहब के समर्थक नहीं हैं तो भी, कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जो हमें स्वीकार करनी होंगी और उन्हीं पर यह वीडियो आधारित है। क्योंकि इतिहास का काम होता है दोस्तों, मूल्यांकन जरूर होता है। चाहे कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी व्यक्तित्व इतिहास में रहा हो, इतिहास उसका मूल्यांकन अपने तरह से, अपने स्तर पर, अपनी कसौटियों पर करता है। तो हुड्डा साहब का भी किया जाएगा। अगर 10 साल में हुड्डा साहब के अच्छे कामकाज की अगर बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर हरियाणा ने उस समय तरक्की की, विकास का एक माहौल प्रदेश में बना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज उस समय आई, हाईवेज अच्छे बने, बाईपास अच्छे बने, मेट्रो उस समय हरियाणा में आई। और सबसे बड़ी बात कि खेलों में हरियाणा ने बहुत नाम कमाया, खेल नीति को बदला और उस समय हरियाणा पूरे देश में खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी अच्छा स्पोर्ट बन गया और हरियाणा से खेलना एक गर्व की बात थी। नौकरी, धड़ाक से नौकरी देते थे, खूब पैसा खिलाड़ियों में बांटा। तो हुड्डा साहब के इन कामों के लिए उनको याद रखा जाएगा। अब हुड्डा साहब के बुरे काम क्या थे? हुड्डा साहब के बुरे कामों में से अगर कोई इस सरकार की गलतियों पर बात करे हुड्डा साहब की, तो सबसे बड़ी जो उनकी गलती थी वो ये गलती थी कि वाड्रा को जो जमीन घोटाले उस दौरान हुए, और एक प्रदेश में, जैसे अगर आप चौटाला साहब की बात करें तो चौटाला साहब का राज जाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो कांग्रेसी लोग थे उन्होंने इस रूप में चौटाला को बदनाम किया कि ये ककड़ू आदमी है, इन्होंने बेशुमार संपत्ति बनाई है, ये लोगों से माला पहनते हैं, इनके पता नहीं कहाँ का संपत्तियां हैं। तो एक माहौल बना चौटाला साहब के जाने का। ऐसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में प्रदेश में ये एक बात, एक आम मतदाता है उसके दिमाग में चलेगी कि हुड्डा ने तो प्रदेश की बेशकीमती जो जमीन है वो वाड्रा को मुफ्त में दी है। दूसरा, हुड्डा साहब का जो सेकंड टर्म था उसमें वो चंडीगढ़ में कम रहे, दिल्ली में ज़्यादा रहे। उनकी दिल्ली में भागदौड़ लगी रहती थी, इस वजह से प्रशासन पर उनकी पकड़ कमज़ोर हुई, सत्ता के दलाल हावी हो गए थे। और जिस तरह चौटाला साहब के ऊपर आरोप लगे थे उसी तरीके से हुड्डा साहब के सेकंड टर्म में उनको प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार कही जाने लगी। प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लगे थे। कांग्रेस के अधिकतर नेता प्रॉपर्टी डीलिंग के व्यवसाय में उतर गए थे, तो उस सरकार को प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार कहा जाता था। इसके अलावा उनको केंद्र का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मनमोहन सिंह सरकार इतनी बदनाम हो चुकी थी घोटालों को लेकर, और उसका असर हरियाणा पर पड़ना था, दिल्ली का असर हरियाणा पर पड़ता है। हालांकि गुहाना में एक बहुत बड़ी रैली भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव से ठीक पहले की थी, और ऐसा लोग कहते हैं कि अगर वो सारी घोषणाएं उसमें जो उन्होंने की थी उसी समय लागू कर देते तो हो सकता है हरियाणा में माहौल कुछ और होता। में भी संभव है, क्योंकि पंजाब के समान वेतनमान का वादा उन्होंने किया था, बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी थी, बहुत सारे उन्होंने उस रैली में घोषणाएं की थी और वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता था। लेकिन हुड्डा साहब ये गलती कर गए कि उनको तत्काल लागू ना करके अगले साल 15 अगस्त को, यानी कि मेरी सरकार बन गई तो मैं लागू कर दूंगा, वो गलती उनसे इस चुनाव में रही। इसके अलावा हुड्डा साहब के 10 साल के शासनकाल में उन्होंने खुद को मजबूत करने के अलावा कांग्रेस को कमजोर करने का भी काम किया। अब उनके जो समर्थक हैं वो नाराज हो जाएंगे इस बात से, कहेंगे कि कैसे किया। अब आप देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में कितने लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए, कितने लोग हुड्डा साहब से त्रस्त रहे। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस छोड़कर गए, चौधरी बीरेंद्र सिंह जिनका 2013 में मंत्रिमंडल में नाम आ लिया था, बुलावा लिया था, उनका नाम मैंने मौके पर कट लिया और उसका बिल भी हुड्डा के नाम पे फाड़ा गया। अब निश्चित तौर पर उस समय जो अहमद पटेल के साथ उनकी ट्यूनिंग थी उसको देख के लगता था कि ये काम तो हुड्डा साहब का ही करवाया हुआ है। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी बाद में कांग्रेस में चले गए, धर्मवीर सिंह चले गए, रमेश गुप्ता चले गए, बहुत नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। और उनका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो हुड्डा साहब के छतरी के नीचे नहीं आया
फिर उसको बारिश और ओलों का सामना करना पड़ा। तो उस समय कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गया था। और कांग्रेस का राज आने के हमेशा ये कारण रहते हैं कि कांग्रेस में कभी एक धड़ा नहीं रहता है, उसमें कई मजबूत धड़े होते हैं। 2014 में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का भी राज आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत सारे नेताओं को जो सीएम पद के उम्मीदवार लग रहे थे, तो उनको लग रहा था इस क्षेत्र में ये जीता तो हमारा भला हो जाएगा, उनको ये लग रहा था हमारा भला हो जाएगा। तो कांग्रेस के जो एक एक दो दो जिलों में जो प्रभावशाली नेता थे, वो करीबन करीबन हुड्डा साहब ने अपने राज्य में सफाया कर दिया। तंवर से कभी उनकी बनी नहीं, तंवर नाम मात्र के अध्यक्ष थे और तंवर को जलील करने का अवसर भी वो कभी नहीं छोड़ते थे। हालांकि तंवर फिर भी कांग्रेस में डटे रहे, कुमारी शैलजा से उनकी नहीं बनी। तो हुड्डा साहब, कांग्रेस का मतलब हुड्डा साहब हो गया था। इसी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई, कुछ नेता छोड़ के चले गए। केवल अगर मैं उस पर नज़र डालूं तो किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव दो ही ऐसे कांग्रेस में नेता रहे जो हुड्डा साहब से झुके नहीं, या हुड्डा साहब से लड़ाई करने के बावजूद वो कांग्रेस में बने रहे और आज तक बने हुए हैं। इसके अलावा सब लोग दाएं बाएं हो गए। और इतना ही नहीं, सुपर सीएम कहे जाते थे विनोद शर्मा, सुपर सीएम ने भी कांग्रेस को छोड़ना पड़ा था। तो हुड्डा साहब ने ये कमियां की और इन कमियों की वजह से फिर 2014 में उनकी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अब उस समय भारतीय जनता पार्टी में भी सीएम पद के कई चेहरे थे। हम पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है कि कैप्टन अभिमन्यु एक प्रमुख उम्मीदवार थे। उनका तो एनडीटीवी पे आपने देखा होगा, चुनाव वोटिंग के दिन भी चला था कि उनका नाम फाइनल हो गया है। ओम प्रकाश धनखड़ सीएम पद के अलग से एक प्रत्याशी थे, रामविलास शर्मा एक अलग से प्रत्याशी थे, और ये अपना मनोहर लाल खट्टर जी का संघ से नाता था। हालांकि मनोहर लाल खट्टर जी इन तीनों में से सबसे कम उनका नाम आता था सीएम के संभावित रूप में, लेकिन जो संघ के पुराने लोग हैं उनको पता है कि वो एक डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। अब उनके चुनाव लड़ने की भी रोचक कहानी है कि वो करनाल से, क्योंकि उनका चुनावी राजनीति में तो कोई हिस्सा नहीं रहा, उन्होंने जीवन में इससे पहले कभी चुनाव भी नहीं लड़ा, तो वो चुनाव लड़ने के लिए वो पहले रोहतक से चुनाव लड़ना चाहते थे क्योंकि रोहतक के गांव के वो हैं, और लेकिन रोहतक में उनको मुकाबला टफ लगा तो फिर वो करनाल निकल गए, करनाल से चुनाव जीते। और वो सीएम पद के प्रति कितना गंभीर थे इसका अंदाज़ा मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव लड़ने से पहले भारत भूषण ये जो हैं सुभाष बत्रा जी, पूर्व गृह मंत्री हैं, पंजाबी समुदाय से हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। ऑन रिकॉर्ड कैमरे में मैंने वो उनका इंटरव्यू है, मिल गया तो मैं इसमें वीडियो में डाल भी दूंगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले मनोहर लाल खट्टर को ये तय हो गया था, या मोदी जी ने उनको इशारा कर दिया था कि आप सरकार बनती है तो फिर आप मुख्यमंत्री होंगे। तो सुभाष बत्रा को उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि सरकार बनेगी और मैं मुख्यमंत्री होऊंगा। इसके अलावा एक छोटा सा जो मुझे अभी पिछले ही दिनों भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने वर्कर ने बताया कि चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर उनके घर आए थे। खाना खाने के बाद मनोहर लाल खट्टर जी ने उनकी बेटी को 100 रुपये शगुन के दिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं, आप तो संघ में रहे हैं और आप इस तरह की जो संस्कृति है उसको नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब मैं चुनावी संस्कृति में उतर जाऊंगा और अब चुनाव लड़ा करूंगा, तो मैं नेताओं वाले गुण सीख रहा हूं। तो ये उन्होंने अपने उस दोस्त को कहा, यानी कि उनके मन में ये चल रहा था, साफ था कि अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो फिर मुख्यमंत्री के रूप में उनका दाव लगेगा। हालांकि वो संगठन मंत्री के नाते काम देख रहे थे। हवीपा भाजपा जो गठबंधन था उसको बनाने में और फिर तुड़वाने में मुख्यमंत्री जो हमारे हैं आज, उस समय से उस संगठन मंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी का, उनका बड़ा योगदान था। और ऐसा बताया जाता है कि बंसीलाल से नाराज होकर उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी और संकल्प ले लिया था कि जब तक इनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाऊंगा मैं ये दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। हालांकि कहानी है दोस्तों ये, तो ये हमारी 66 से लेकर 2014 तक की कहानी पूरी होती है दोस्तों। सारे वीडियो आपको राजनीति की बातों प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब हम कुछ बेहतरीन किताबों पर काम करेंगे जो हरियाणा की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो पृष्ठभूमि है उसको समझने में हमारी मदद करेंगे। राजनीति की बातों का सिलसिला 3 बजे यूं ही जारी रहेगा। जब तक हम हैं, आप हैं, दोस्ती बनी रहेगी, तब तक ये वीडियो का सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों कमेंट करते रहिए, कोई स्पेशली सुझाव है तो सुझाव देके आप बताते रहिए, कोई जानकारी छूट गई है तो देते रहिए।
लाइक कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो। हमारे जैसे कुछ और लोगों को जानते हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 बजे मिलते रहेंगे राजनीति की बातों में। नमस्कार।